स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 का वो समय है जब हमारा नेशन कंटिन्यूस फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू इंडिपेंडेंस उसको अचीव करता है। तो आप देखिए कि इंडिपेंडेंस को हमने अचीव किया गया आज हमारे नेशन के द्वारा। 79 इंडिपेंडेंस डे है, उसका सेलिब्रेशन किया गया है। तो ये 79 ईयर्स का जो जर्नी है वो किस तरीके से रहा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट का जर्नी है। कंट्री के द्वारा जो न्यू एम्स है उनको अचीव किया गया है एवरी सेक्टर के अंदर में। बट स्टूडेंट्स इसके बिहाइंड में जो मेनली एक रीजन है जिसका एक रोल प्ले करता है कंट्री को एज ए इंक्लूसिव रूप से सेटअप करने के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि हमारे जो कंट्री के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा जिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट के अंदर में, और उसी के थ्रू हमारा जो गवर्नेंस का जो सेक्टर है उसका वर्क करने का एक मेन रीजन है जिसके थ्रू कंट्री के अंदर में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसका सेटअप हो सका, इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको कैरी आउट है वो किया जा सका। अब अगर हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे रीड करें इंडिपेंडेंस डे के पर्सपेक्टिव से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के दौरान में हम फ्लैग को होस्ट किया करते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स फ्लैग को होस्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप देखिए कि जो राइट है क्या एक कॉमन सिविलियन पर्सन के पास में भी ये अवेलेबल है। स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, उसी के अंडर में जो फ्लैग होस्ट करने का जो राइट है एवरी एक इंडिविजुअल पर्सन को ये जो राइट है वो अवेलेबल है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमें हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो एंथम है उसका रेस्पेक्ट करना है, वो हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। एवरी इंडियन सिटीजन है उसके लिए जो ड्यूटी है वो अप्लाई हुआ करती है। तो फ्लैग के होस्ट के बारे में है, गवर्नमेंट भी आप देखिए कि फ्लैग कोड के अंदर में कुछ चेंजेस किए गए थे जब उनके द्वारा हर घर तिरंगा का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया। हर घर तिरंगा के अंदर में चेंजेस ये किए गए कि आप नाइट के समय भी आपका जो हाउस है वहाँ पे फ्लैग का जो होस्टिंग है वो कंटिन्यूस रहेगा, आपको उसको डाउन है वो नहीं करना होगा। वैसे कॉमन आप देखिए कि एक प्रोसीजर है कि नाइट के समय जो फ्लैग है उसको डाउन कर लिया जाता है, जिनमें इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एवरी डे जो फ्लैग होस्ट का जो प्रैक्टिस है वो मॉर्निंग समय में होता है और इवनिंग के समय उसको उतार लिया जाता है। फ्लैग का जो विड्थ और लेंथ है उसका जो रेशियो है वो क्या हुआ करता है, आप देखिए कि विड्थ यहाँ पे 2 हुआ करता है, लेंथ आपको यहाँ पे 3 के अंदर में मिलेगा। तो 2:3 के अंदर में फ्लैग का जो यहाँ पे एक शेप एंड साइज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली फ्लैग कोड के अंदर में इनको डिटरमाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा फ्लैग को कब अडोप्ट किया गया था, कौन सा वो डेट है जब हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडोप्ट किया गया। तो आप देखिए कि 22 जुलाई का वो समय है। 22 जुलाई 1947 के समय में इंडिपेंडेंस से पहले फ्लैग को अडोप्ट है वो किया गया। अगर आपको ये जो पॉइंट है वो नहीं पता है तो आप जो काफ़ी पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, उस बुक में सेकंड चैप्टर में जाके आप रीड करना, आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के अलावा कौन से ऐसे काम हैं वो किए गए थे। तो जिसके अंदर में आपको मिलेगा कि हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, और इसके अलावा आप देखिए कि फ्लैग है, कॉमनवेल्थ के अंदर में हमारा जो मेंबरशिप है, ऐसे कुछ जो मेन वर्क हैं जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कैरी आउट है वो किए गए थे। फ्लैग को जो डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया है स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्लैग का डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया है। फ्लैग का डिजाइन किया गया है पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया नाम के पर्सन है, पिंगाली वेंकैया नाम के पर्सन हैं, उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया। यूपीएससी ऐसे काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछता है, प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में स्पेशली आपसे पूछता है। जैसे कि आप देखिए कि सत्यमेव जयते के बारे में एक बार पूछा गया था कि सत्यमेव जयते है वो कहाँ पे मेंशन है। तो मेंशन बेसिकली हमारा मुंडकोप उपनिषद जो है उसके अंदर में उसका मेंशन हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली 2021 के समय आप देखिए कि जनगण मन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया गया, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उसको ट्रांसलेट है वो किया गया था। तो आप हमारे नेशनल एंथम के बारे में एक बार रीड करते हैं। नेशनल एंथम जो है वो आप देखिए कि किनके द्वारा लिखा गया है। एंथम को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखा गया। फर्स्ट टाइम कहाँ पे उसको गाया गया था, कौन से कांग्रेस सेशन के अंदर उसको गाया गया था,
तो 1911 के समय फर्स्ट टाइम उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? कैलकाटा के अंदर में, कैलकाटा में सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। फिर अगर हम बात करें नेशनल सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से, वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है। तो जो नेशनल सॉन्ग है वो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे गाया गया था, किस कांग्रेस सेशन के अंदर में, 1896 के समय। और ये जो सेशन है वो भी कैलकाटा के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ था। तो बोथ आपको कैसे याद रखने हैं, कैलकाटा के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। किनके द्वारा लिखा गया है? हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उनके द्वारा लिखा गया है नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि हमारा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो। अब आपको एक और जानकारी होना चाहिए, काफ़ी बार हम पर्सोनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रीड करते हो कि कैसे फ्रेंच एज ए वन टेरिटरी है उसको एक फिगर के साथ में एसोसिएट कर दिया जाता है, वही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में आपको मिलेगा कि हमारा जो भारत एज ए एंटिटी है उसको एज ए भारत माता के रूप से आप देखिए कि ऐड किया गया। और जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट है, उसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आता है। सबसे पहले जो भारत माता का जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाया गया था? भारत माता का जो पेंटिंग बनाया गया वो बनाया गया स्टूडेंट्स अभिनिंद्रनाथ टैगोर हैं। अभिनिंद्रनाथ टैगोर हैं जिनके द्वारा भारत माता का जो आप देखिए कि जो फिगर है वो बनाया जाता है भारत माता, और लोग फिर उससे एसोसिएट करते हैं एज ए लैंड टेरिटरी जो कि हमारा मदर फिगर है। और आप देखिए कि उसके लिए कंटिन्यूस जो आप सिविल सर्विस में भी रहोगे तो भारत जो एज ए जो लैंड है उसी को आपको सर्व करना है। अगर आप फॉरेन नेशन के अंदर भी फॉरेन सर्विस के पार्ट रहोगे तो भी आपको आप देखिए कि हमारे कंट्री के जो इंटरेस्ट है उसी के रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट करना है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग में। अब आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि फ्रीडम का जो सेलिब्रेशन है जो हमारे रेड फोर्ट के वहाँ पे हुआ करता है, तो रेड फोर्ट के अंदर ही हम फ्रीडम स्ट्रगल को क्यों वहाँ पे कैरी आउट करते हैं, उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि दिल्ली को आप देखिए कि जो पावर सेंटर के रूप से मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में ही कंसीडर किया गया था। बाबर फर्स्ट टाइम जब 16 सेंचुरी के समय दिल्ली को एज ए कंसीडर करते हैं कि हिंदुस्तान का जो कैपिटल है, हिंदुस्तान उस समय जो वर्ड है वो यूज हुआ करता था, हिंदुस्तान का जो कैपिटल है वो दिल्ली है, वहाँ से ही जो पावर सेंटर के रूप से वर्क है वो हुआ करता है। बाद में आपको कैपिटल आगरा के रूप से भी शिफ्ट मिलेगा, उसको फिर दिल्ली किया गया। ब्रिटिश एरा के समय में जो इनिशियल पार्ट है उस दौरान में जो कैपिटल है वो कैलकाटा में होता था। बट 1911 के समय में आप देखिए कि कैपिटल को कैलकाटा से कहाँ पे शिफ्ट किया गया, कैलकाटा से शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली के लिए कैपिटल है वो शिफ्ट होता है। पावर सेंटर रहा है जो रेड फोर्ट का एरिया है, वहाँ पे ही हमारा जो फ्रीडम का जो इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है वो क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रेड फोर्ट का एरिया है पहले तो मुगल एरा के समय वो पावर सेंटर रहा। 1857 का जब रिवोल्ट होता है तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे उस समय जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स हुआ करते थे, तो मेरठ से दिल्ली के लिए जब आते हैं तो आप देखिए कि रेड फोर्ट के अंदर ही जो बहादुर शाह जफर हैं उनको अपना एज ए जो एम्परर के रूप से वो डिक्लेयर करते हैं कि आप इंडिया के एम्परर हो, आप हमारे लीडर हो, और आपका लीडरशिप के अंदर में हम इस रिवोल्ट को कैरी आउट है वो करेंगे। बाद में आपको जब इंडियन नेशनल आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज का भी आप देखिए कि जो ट्रायल्स जो होते हैं वो रेड फोर्ट के अंदर ही होते हैं। रेड फोर्ट के अंदर में ट्रायल्स होते हैं, कौन वो पर्सन थे जिनके अगेंस्ट में ट्रायल्स है वो चलाए गए थे, और बाद में मास मूवमेंट है वो होता है। तो आप देखिए कि ट्रायल्स का वो नाम जो है वो 3 पर्सन जो है उनके नाम भाई परमानंदा क्या उसके पार्ट हैं, या शहनवाज सहगल हैं, इस तरीके से कुछ नाम है। अगर आपको नहीं पता है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक से रीड करना और कमेंट सेक्शन के अंदर में आप इसको बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। कौन वो 3 पर्सन थे आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के जिनके जो ट्रायल हैं जो रेड फोर्ट के अंदर में कंडक्ट हुए थे। और फ्रीडम आप देखिए कि अचीव होने के साथ में, इंडिपेंडेंस अचीव होने के साथ में रेड फोर्ट के अंदर ही ये जो प्रैक्टिस है वो आपको मिलेगा, वहाँ से ही जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस है वो हुआ करता था। अब क्वेश्चन हमारे नाइबर कंट्री के बारे में भी है, कभी हमारा ही जो टेरिटरी है उसका ये पार्ट हुआ करता था। और 1947 का जो आप देखिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो क्या इस्टेब्लिश करता है, इंडिया को सोवरिन इंडिपेंडेंट कंट्री सेटअप करता है। बट हमारा जो नाइबर कंट्री है जो हमारे से ही आप देखिए पार्टीशन होके जो बना था,
तो उसको भी एज ए इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप से सेटअप होता है। बोथ कंट्रीज इंडिपेंडेंट डोमिनियन के पार्ट आते हैं और बोथ को पावर दिया गया था कि आपको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अगर आप निकलना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स के पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है वन डे बिफोर क्यों है, क्यों ये प्रैक्टिस, क्या उनको काफ़ी बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो टाइम जो है वो आप देखिए कि हाफ आवर है वो बैक है हमारे हमारे कंट्री के कंपैरिजन में। तो इस वजह से उनके द्वारा जो वन डे बिफोर है उसका सेलिब्रेशन किया गया। हमारे कंट्री के द्वारा जो आप देखिए कि मिडनाइट के समय में जो 15 अगस्त था उस समय में इसको ऑब्जर्व है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का नहीं है। जो इनिशियली टू जो सेलिब्रेशन थे 1947 और 48 का जो सेलिब्रेशन 47-48 के सेलिब्रेशन को तो पाकिस्तान के द्वारा भी 15 अगस्त को ही किया गया था, बट बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1949 के समय वो इस प्रैक्टिस को यहाँ पे चेंज है वो करते हैं। तो टाइम के बारे में जो लोग बात किया करते हैं काफ़ी बार आप देखिए कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो टाइम जोन है जो कि पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो हाफ आवर हमारे से बैक के अंदर में है। ये जो टाइम जोन है वो चेंज होता है 1951 के समय। इनिशियली जो सेम ही टाइम जोन हुआ करता था, बट हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उस समय में जो चाय बागान जिनको स्टेट्स बोला करते थे उनका एक डिमांड ज़रूर हुआ करता था ब्रिटिश एरा के समय कि उनका एक डिफरेंट टाइम जोन रहे, चाय बागान टाइम जोन है उसको सेटअप है वो किया जाए। अभी भी ये काफ़ी बार हुआ करता है क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में 2 आवर्स का डिफरेंस। एक अगर आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को अगर आपको क्रॉस करना है तो आप देखिए कि 4 मिनट का जो समय है वो होता है, जो आप बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू इसको कैरी आउट कर सकते हो। ज्योग्राफी का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बट पाकिस्तान के अंदर में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया तो आप देखिए कि इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया। इंडिपेंडेंस के बाद में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमारे पार्ट होते थे उनको हमने कंटिन्यूस नहीं रखा। इंडियन ऑफिशियल्स यहाँ पे सर्व हैं वो करते हैं। बट वहाँ पे आप देखिए कि 1958 का जो समय है जब तक पाकिस्तान के अंदर में ये जो डोमिनियन प्रोसेस है वो हुआ करता था, वहाँ ब्रिटिश कुछ ऑफिशियल हैं उन्हीं के द्वारा जो सर्व है वो किया गया था। तो ये इंडिपेंडेंस डे के बारे में था। फिर से आपको काफ़ी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे कंट्री की कंटिन्यूस प्रोग्रेस के अंदर में आप कंट्रीब्यूट कीजिए जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके द्वारा फेडरल बैलेंस के बारे में लिखा गया है कि हमारे इस 79 ईयर्स की जर्नी के अंदर में डेमोक्रेटिक जो इंडिकेटर्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है फेडरल बैलेंस के रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन फेडरलिज्म के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आप देखिए कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप के हुआ करते हैं। एक होता है विद होल्डिंग कि आप होल्ड करते हुए जो अलग अलग टेरिटरी हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे रूल को कैरी आउट करते हो, अलग अलग टेरिटरी को होल्ड करके रखते हो एज ए यूनिट के अंदर में। एक होता है कमिंग टुगेदर कि यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में एक कोऑपरेशन को फॉर्म करते हैं और कमिंग टुगेदर के रूप से एक एज ए नेशन आइडेंटिटी के रूप से वो सेटअप होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा है यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर वाला, जो होल्डिंग टुगेदर का जो बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा होल्डिंग टुगेदर का है। हमारे यहाँ पे कमिंग टुगेदर नहीं है, जो कि आप देखिए कि यूएस के अंदर में जैसे 13 जो उनका जो कॉलोनी हुआ करता था, 13 जो कॉलोनीज हैं वो 1775 के समय एक नेशन एंटिटी के रूप से कॉलोनीज का यूनिफिकेशन है वो होता है। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कैसे वर्क करता है कंप्लीटली आप देखिए कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन किया गया है 7 शेड्यूल के थ्रू। जो वहाँ पे जो प्रॉपर लिस्ट है, यूनियन का लिस्ट है, स्टेट का लिस्ट है, और आप देखिए कि कंकरेंट लिस्ट भी है। कुछ ऐसी भी सब्जेक्ट है जिसका उन लिस्ट में नहीं मेंशन है, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। रेजिडरी उन सब्जेक्ट्स को हम कंसिडर किया करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करेगा जब हम कंटिन्यूस एक जो स्टेट का जो एंटिटी है, जो रीजन है, उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो कल्चरल रेस्पेक्ट को कैरी आउट करना हो, लिंग्विस्टिक रेस्पेक्ट को हमें कैरी आउट करना हो, और फाइनेंशियली ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड करना हो। उसके रिगार्डिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंशियल, आप देखिए कि फाइनेंशियल कमीशन है जो समय समय पे कॉन्स्टिट्यूट होता है। कितना यहाँ पे जो मनी है उसका डिवोल्यूशन होगा, मनी को उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा स्टेट्स को, जिससे कि वो अपना
वर्क है, जो लोकल सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डील है वो कर सकें। फिर आप देखिए कि बाद में तो 1959 के समय ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी लेट डाउन किया गया, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1992 के समय जो 73rd एंड 74th के थ्रू दिया गया कि लोकल, जो कम्प्लीटली लोकल है, जो विलेज या शहर के जो लोकल इश्यूज हैं उनको डील करने के रिगार्डिंग में लोकल बॉडीज का इस्टेब्लिशमेंट में आया। तो ये फेडरल बैलेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है और उनका पार्टी रूलिंग भी नहीं है सेंटर के अंदर में, उसके साथ में अलायंस भी नहीं है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर में आप देखिए कि वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्रिटिसिज्म को भी कैरी आउट करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग का ज़रूरत है, स्टेट्स को मोर ऑटोनॉमी यहाँ पे ग्रांट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जिन लोगों को लिस्ट में नहीं शामिल किया गया उनका नेम आप यहाँ पे पब्लिश कीजिए। क्यों उनको नहीं शामिल किया गया, उस रीजन के बारे में आप बताइए। तो बेसिकली आप देखिए कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो पर्सनस नहीं शामिल हुए हैं, वैसे भी कंट्री के अंदर में लिटरेसी रेट है वो आप देखिए कि होने के बाद में भी क्वालिटी जो एजुकेशन का अभी भी लैकिंग है। तो क्वालिटी एजुकेशन लैकिंग है तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नाम नहीं पता होता है कि हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है, और उसके बाद में स्टूडेंट्स ऐसे जो अगर उनका डिटेल दिया जाएगा कि इनका नाम इस वजह से नहीं शामिल हुआ, इस एरिया से इनका नाम नहीं हुआ, तो बेसिकली लोग हैं अपना अपना जो क्लेम है वो कर सकेंगे, अपने जो उनके ग्रीवेंस है उसको रिजोल्व कर सकेंगे। फिर आप देखिए कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में फिर से क्लाउड ब्रस्ट का एक सिचुएशन देखने के लिए मिला। कुछ समय पहले हमने उत्तरकाशी के वहाँ पे देखा था। तो ये इंसिडेंट समय के साथ में इंक्रीज होने लगा है। क्लाउड ब्रस्ट के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, क्यों हिली एरियाज में देखने के लिए मिलता है। और 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर, सॉरी मेंस का जो पेपर था GS1 में, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, और आप देखिए कि यूपीएससी काफ़ी बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो GS1 को आप प्रिपेयर करना है। आपको क्लाउड ब्रस्ट का जो फिनोमिना है, क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये हिली एरियाज में मेजरली हुआ करता है। दिल्ली जो अर्बन एरिया है वो तो आप देखिए कि ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है अर्बन एरिया का जो प्रॉब्लम्स है उनकी रेमेडीज़ का भी ज़रूरत है। तो अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स के अंदर में रेन वाटर, जो अर्बन फ्लड भी बनता है, और आप देखिए कि रेन के अंदर में ट्री का फॉल होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ का न्यूज़ सामने आया है। तो ये बेसिकली कुछ डिजास्टरस न्यूज़ है, समय के साथ में इनको ओवरकम करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नर एज ए पोस्ट के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे डिस्कस किया गया कि गवर्नर आप देखिए कि जो चांसलर्स के रूप से क्या यूनिवर्सिटीज़ को हार्म तो नहीं करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि गवर्नर एज ए चांसलर के रूप से जो वर्क किया करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। और समय के साथ में आप देखिए कि गवर्नर पोस्ट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं, उनका स्टेट का जो बिल है उसको असेंट के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कुछ स्टेट्स हैं वो पहुंचे थे। तो जिस भी तरीके के जो डिफरेंसेज हैं उसको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। जो गवर्नर एज ए इंस्टीट्यूशन है उसका मेनली वर्क एक कोलोब्रेशन का होना चाहिए, कोऑपरेशन का जो मेनली जो वर्क है वो होना चाहिए, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेशन सेटअप हो सके। सेंट्रल स्टेट का जो स्मूथ यहाँ पे कोऑपरेशन है उसको भी कैरी आउट है वो किया जा सके। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पैलेस्टाइन स्टेट के बारे में है, अभी कुछ कंट्रीज के द्वारा कहा गया कि वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई भी आप देखिए कि पैलेस्टाइन एज ए स्टेट या नेशन के रूप से जब सेटअप आएगा तो उसके बिहाइंड में क्या रीजन्स रहेंगे। यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसके 2/3 मेंबर्स हैं, उसको एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज करें। और स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो वीटो पावर वाले जो मेंबर्स हैं वो भी उसको ऑब्जेक्शन है वो ना करें। बट आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में यूएसए इसको ऑब्जेक्शन करता है। अभी आने वाले समय में काफ़ी सारे कंट्रीज इसको एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो कर सकते हैं। पैलेस्टीनियन जो नेशनहुड का जो डिमांड है उस उन लोगों के द्वारा आप देखिए कि एक लाइन है जिसको ग्रीन लाइन कंसीडर किया करते हैं। ग्रीन लाइन आप देखिए कि क्या है। ग्रीन लाइन है 1967 के समय में, 1967 का वो लाइन है जिसमें वेस्ट बैंक का जो पार्ट है गाजा स्ट्रिप है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलेम है, उसको पैलेस्टाइन के अंदर में ही जो पैलेस्टीन स्टेट है उसी के अंडर में कंसीडर किया जाता है। अभी यहाँ पे जो डिफरेंसेस रहे उन सभी को भी यहाँ पे रीड किया गया है, मेंशन किया गया है कि कैसे 2023 के समय से जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और कन्फ्लिक्ट इस तरीके से है कि अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप से वो कन्वर्ट हो चुका है गाजा स्ट्रिप के अंदर में।
तो आप देखिए कि जब इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ करता है, उस समय हमारा जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट एज ए पोस्ट पे जो भी सर्व करते हैं, उनके द्वारा नेशन को एड्रेस किया जाता है। हमारी प्रेसिडेंट मैम के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा गया, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में उन्होंने कहा कि टेररिज्म से फाइट करने के रिगार्डिंग में एज ए ऑपरेशन सिंदूर का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऐसा भी है, हमारी डिफेंस का जो प्रिपेयर्डनेस है उसको ये शो करता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में हम कंटिन्यूस यहाँ पे प्रिपेयर्ड हैं। सेकंड, आप देखिए कि शो ये भी करता है कि जो हमारा प्रिसीजन है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर हमारा जो डेवलपमेंट रहा है नेशन का, उसको भी ये शो करता है। और स्टूडेंट, टेररिज्म का फाइट जो इंडिया हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट में रहा है, इसी दौरान में जो हमारे जो आप देखिए कि सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं, चाहे वो पुलिस सर्विस से रिलेटेड हो या हमारे डिफेंस फोर्सेज से रिलेटेड हो, उनको जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे अनाउंस हैं, वो किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस साइकिल को रिड्यूस करने का ज़रूरत है। तो आप देखिए कि अभी यूपीएससी के द्वारा बताया गया है कि अभी साइकिल्स प्रोसेस को हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो सेंक्टिटी है, एग्ज़ाम का जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके लिए आप देखिए कि साइकिल प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। जो 1 ईयर का जो साइकिल आपको देखने के लिए मिलता है, प्रीलिम्स होता है, 2-3 मंथ के बाद में आप देखिए कि मेंस कंडक्ट होता है, और उसके बाद में फिर इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलास्का का जो समिट है, जो कि रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं ट्रंप एंड पुतिन, उनका जो मीटिंग रहेगा यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में, तो उसको आप देखिए कि इंडिया ने यहाँ पे बैक किया है। यूरोपियन कंट्रीज़ का डिमांड ये है कि यूक्रेन को भी कंसिडर किया जाए। यूक्रेन के रिगार्डिंग में आप डिस्कशन को कैरी आउट करोगे तो यूक्रेन भी उसका पार्ट है, वो होना चाहिए। आप देखिए कि कंबोडिया और थाईलैंड में डिफरेंसेज आए थे, जिसको चाइना ने यहाँ पे कहा है कि कंसिलिएशन जो मैटर्स हैं उनको आप कैरी आउट कीजिए, टॉक्स को कैरी आउट कीजिए, और डिफरेंसेज को रिजोल्व यहाँ पे कैरी आउट आपको करना है। सूडान के ऊपर में आप देखिए कि क्यों वहाँ पे इस तरीके से पावर का स्ट्रगल है। हर एक कंट्री चाहता है कि रेड सी के अंदर में अपने डोमिनेशन के लिए, जो डोमिनेटेड पावर्स हैं रेड सी के अंदर में अपने डोमिनेशन के लिए, सूडान के अंदर में अपना जो कंट्रोल का जो गवर्नमेंट है उसको वो वहाँ पे सेटअप करें। तो इस तरीके से डिफरेंसेज हैं। आप देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे हुआ है, कोलेरा की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। फिर स्टूडेंट, तालिबान के बारे में है। यूएन का जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पे तालिबान को कहेंगे, उनके रिक्वेस्ट किया जाएगा या आप देखिए कि प्रेशराइज किया जाएगा कि गर्ल एजुकेशन को भी प्रमोट करने का, उनको भी अलाउ करने का ज़रूरत है। अभी गर्ल एजुकेशन वहाँ पे कंटिन्यूस कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए थे। सर्बिया के अंदर में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, तो सर्बिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टॉक्स के बारे में है। जेलेनेस्की जो है यूक्रेन के लीडर, वो ब्रिटेन के वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे उनका डिस्कशन वहाँ पे है। नेक्स्ट आप देखिए कि पैलेस्टीनियन स्टेट के आइडिया के बारे में है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कीजिए। आज का जो डे है। थैंक यू वेरी मच।